हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इसमें पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवार तय करने के लिए आंतरिक मतदान कराया है। दिल्ली में बैलेट बॉक्स खोलकर गिनती कराई गई है। कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में नहीं थे। इसीलिए उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची चल रही है। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल भगवान राम से ज्यादा बड़ी पदयात्रा करेंगे। बयान पर विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सफाई देने सामने आए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि राहुल के नाम में भी रा है और राम के नाम में भी। भगवान राम से राहुल की तुलना करके बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस रोम रोम करते करते अब राम राम कर रही है। IRCTC घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरकरार रखी है। कोर्ट ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में ये दलील देते हुए तेजस्वी की बेल खारिज करने की मांग की थी कि बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसी को धमकी दी है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के सुशील मोदी ने कहा कि कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और तेजस्वी बैकफुट पर हैं। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। रबी की फसल का समर्थन मूल्य यानी MSP पर 9% की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के MSP को 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। केंद्र की इस घोषणा से सरसों के भाव भी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। गेहूं और सरसों के अलावा दाल और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मसूर के भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के फैसले का हरियाणा समेत तमाम राज्यों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरपोल की जनरल असेंबली की शुरुआत की। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में 195 देश हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं मौजूद है, बल्कि अब साइबर खतरों और ऑनलाइन कट्टरता से भी दायरा बढ़ रहा है। इंटरपोल की बैठक में पाकिस्तान फेडरल एजेंसी के डायरेक्टर ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को पाकिस्तान भारत को कब सौंपेगा। कश्मीर घाटी एक बार फिर टारगेट किलिंग से दहल उठी। शोपियां में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया। दोनों यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे, जो 2 महीने पहले ही रोजी रोटी के लिए कश्मीर गए थे। 2 दिनों पहले शोपियां में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। इस बीच लगातार हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं टारगेट किलिंग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। दक्षिणी दिल्ली में महरौली के जंगलों से पुलिस ने 2 बच्चों की लाश बरामद की। बच्चों की उम्र 7 साल और 5 साल है। दरअसल राजस्थान के भिवाड़ी से 15 अक्टूबर को 3 बच्चों का अपहरण किया गया था। आरोपियों ने बच्चों के पिता को फिरौती के लिए कॉल किया था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की निशानदेही पर राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और लाशें बरामद कर ली। तीसरा बच्चा अपने आप जंगल से निकलकर आ गया। पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के 36वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। 67 साल के बिन्नी BCCI अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे। बिन्नी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन प्लेयर थे। रोजर बिन्नी 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और टूर्नामेंट में 18 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने थे। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। उधर उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में भी मौसम ने अचानक करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर की पीर की गली में भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाली सड़क है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक फिर से ब्रिटिश पीएम की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री लिज ट्रस के खिलाफ उनकी ही पार्टी में असंतोष बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है कि किसी और नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कई कंजर्वेटिव नेता बोरिस जॉनसन के पक्ष में भी हैं। इस बीच ब्रिटिश पीएम ने 3 दिन बाद चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वादा खिलाफी के लिए माफी चाहती हूँ। लिज को प्रधानमंत्री बने अभी 40 दिन ही हुए हैं और उन पर चुनावी वादों से मुकरने के आरोप लग रहे हैं।
आज सबसे पहले हम केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश का एक ब्लैक एंड व्हाइट और कड़वा विश्लेषण करेंगे, जिसका सीधा संबंध आम लोगों की सुविधा से तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी सुरक्षा से है। आपको सुविधाएं चाहिए होती हैं, लेकिन साथ ही सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। केदारनाथ में आज सुबह 11:30 बजे एक जबरदस्त हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, जिसमें पायलट समेत 7 लोग मारे गए। ये सारे, उसमें से एक भी बचा नहीं। यह हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से गुप्त काशी जा रहा था और गरुड़ चट्टी के पास यह क्रैश हो गया। यह दुर्घटना कब हुई, कैसे हुई, यह सब तो सुबह से आप सब ने देख ही लिया होगा, सुन लिया होगा। लेकिन अब हम आपको यह बताएंगे कि यह दुर्घटना आखिर हुई क्यों और इस हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है और इस घटना से आम लोग यानी आप सब लोग क्या सबक ले सकते हैं। लेकिन संक्षिप्त में हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि इसके पीछे लापरवाही, भ्रष्टाचार और प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियों का लालच छिपा हुआ है। इस समय आप इसी हेलीकॉप्टर क्रैश की तस्वीरें देख रहे हैं। ये कैसे हुआ होगा, हमने एक एनिमेशन के जरिए इसे बनाने की कोशिश की है। यह दुर्घटना कितनी भयंकर थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि क्रैश होते ही इस हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरी तरह नष्ट हो गया और सारे यात्री मौके पर ही मारे गए। यह हेलीकॉप्टर बेल 407 मॉडल का था और यह एक प्राइवेट कंपनी का था। इस कंपनी का नाम है आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड और डीजीसीए ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये तो हम सब अब जानते ही हैं कि जब भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो जांच के आदेश तो दे ही दिए जाते हैं, जांच होती भी हैं, लेकिन जांच के बाद क्या होता है ये कोई नहीं जानता। क्रैश की एक बहुत बड़ी वजह खराब मौसम था। जिस समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस समय बहुत घना कोहरा छाया हुआ था चारों तरफ और विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि इतने खराब मौसम के बावजूद इस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी कैसे। आज हुए इस हेलीकॉप्टर क्रैश का एक बड़ा कारण घाटी से उठ रही धुंध भी हो सकती है। आज सुबह केदारनाथ में जो श्रद्धालु थे वो जब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे थे तब वहां कुछ इस तरह का मौसम था। इसकी एक झलक आज हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो आप भी यहां देख पाएंगे ये हेलीकॉप्टर क्रैश के समय आसपास कैसा मौसम था, कितनी धुंध छाई हुई थी, मौसम कितना खराब था, उसका एक अंदाजा आपको यहां से आ जाएगा। कुछ दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस दुर्घटना का विश्लेषण करने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बनी क्यों। केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अब लोग हेलीकॉप्टर से ही जाना चाहते हैं। सिर्फ केदारनाथ की अगर हम बात करें तो 6 मई को कपाट खुलने के बाद से 13 अक्टूबर तक यानी 5.5 महीनों में 14,59,000 यात्रियों ने यहां दर्शन किए हैं और इनमें से 1,34,000 श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल किया है। यानी हर महीने लगभग 24,000 श्रद्धालु हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ पहुंच रहे हैं और इस समय केदारनाथ में पवन हंस समेत 7 प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं और इन कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स दिन में 150 से 225 बार उड़ान भरते हैं। केदारनाथ तक की हेलीकॉप्टर यात्रा बहुत महंगी नहीं है, इसलिए यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फाटा से केदारनाथ तक आने जाने के लिए यानी एक राउंड ट्रिप का जो किराया है वो 4,500 रुपए से 5,000 रुपए के बीच में है, जो कि कोई ज्यादा नहीं है। इसी तरह गुप्त काशी से केदारनाथ आने जाने का किराया लगभग 7,700 रुपए है। इन यात्राओं की 70% बुकिंग ऑनलाइन होती है, जबकि 30% ऑफलाइन। और ये हेलीकॉप्टर कंपनियों से जुड़े एजेंट्स कई बार इन ऑफलाइन टिकटों में धांधलेबाजी करते हैं और ब्लैक में भी टिकट वहां पर बेचते हैं। हेलीकॉप्टर की इन छोटी यात्राओं का किराया अब आम लोगों की जेब के अनुकूल है। एक समय था जब आम लोग नेताओं की रैलियों में इसलिए पहुंचते थे ताकि वो नेता का हेलीकॉप्टर देख सके। हेलीकॉप्टर के पास तक पहुंचने की कोशिश में कई बार भीड़ बेकाबू हो जाया करती थी। पुलिस को उन्हें काबू में करना मुश्किल हो जाता था और उस समय लोगों के लिए हेलीकॉप्टर को पास से देखना या फिर हेलीकॉप्टर में बैठना एक सपने के जैसा था। और धीरे धीरे हमारे देश में भी क्रांति आई और उसके बाद अब धार्मिक तीर्थ स्थलों पर छोटी छोटी हेलीकॉप्टर यात्राओं ने
लोगों का हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना साकार कर दिया है। हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियों ने इस बहुत बड़े मार्केट में सेंध लगाने के लिए बहुत आकर्षक किराए रखे हैं। यानी इन छोटी यात्राओं का किराया बहुत ज्यादा नहीं है। 5-6 हजार रुपए देकर कोई भी हेलीकॉप्टर में आ जा सकता है ऐसी तीर्थ यात्राओं के दौरान। इससे समय की बचत होती है। और एक जमाना था जब तीर्थ यात्री अक्सर पैदल यात्रा करते थे और अलग अलग स्थानों पर रुकते रुकते कई दिनों में यात्रा को पूरी किया करते थे। कुछ पुरानी तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं जब इस तरह के तीर्थ यात्रा पर लोग सड़क मार्ग से जाया करते थे। उत्तराखंड में जब वो इस तरह की यात्राओं पर तीर्थ स्थान पर लोग निकलते थे तो कई जगह रुकते रुकते जाते थे। रात में विश्राम कर लिया या दिन में रुक गए, और ऐसे स्थानों को वहां चट्टी कहा जाता है। और आज भी जिस जगह पर दुर्घटना हुई है उसका नाम गरुड़ चट्टी है। पहले यह माना जाता था कि जब तक तीर्थ यात्रा में परिश्रम नहीं होगा तब तक आपको पुण्य नहीं मिलेगा, और लोग बड़े परिश्रम के साथ मौसम का सामना करते हुए पैदल तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे या फिर उस समय खच्चर ले लिया करते थे। इसलिए कई दिनों की पदयात्रा के बाद लोग तीर्थ स्थान तक पहुंचते थे। लेकिन आज ज्यादातर श्रद्धालु जो हैं वो T20 वाले अंदाज में तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस मिनटों में वो वहां पहुंच जाएं और मिनटों में उन्हें दर्शन हो जाए और शाम तक वो अपने घर भी लौट आएं। और ऐसे ही श्रद्धालु हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीवन में कम से कम एक बार हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना भी पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा जो बुजुर्ग श्रद्धालु हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा एक वरदान की तरह होती है, क्योंकि उनका जो ऐसे मौसम में आने जाने का को लेकर जो परेशानियां होती हैं वो बच जाती हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हेलीकॉप्टर सेवा जब यहां शुरू हुई ये एक बहुत बड़ी सुविधा थी। सुविधा तो है, किराया भी ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन सुविधा के साथ सेफ्टी का क्या है? सुविधा के साथ सुरक्षा कहां पर गई? और क्या आप कोई ऐसी सुविधा लेना चाहेंगे जिसमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं? लेकिन आज जो यहां हो रहा है वो वही हो रहा है। सुविधा तो मिल रही है 5,000 रुपए में, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। अब प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनियों में मुनाफा कमाने की होड़ लगी हुई है वहां पर, और इस होड़ में ये कंपनियां यात्रियों की सुरक्षा से समझौता कर रही हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ठीक 1 महीने पहले यात्रियों की शिकायत के बाद डीजीसीए ने इसी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर कंपनियों और हेलीकॉप्टर सेवाओं का निरीक्षण किया था। डीजीसीए को यह शिकायत मिली थी कि तेज बरसात और बेहद कम विजिबिलिटी में भी इन हेलीकॉप्टर्स को वहां पर उड़ाया जा रहा है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। केदारनाथ घाटी बहुत सक्रिय है और इसलिए इसे उड़ान के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। मौसम यहां पर अक्सर खराब रहता है, और आज भी जब यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब इस घाटी में मौसम बहुत खराब था, बर्फ पड़ रही थी और विजिबिलिटी बेहद कम थी। और हैरानी की बात यह है कि इस सब के बावजूद यहां पर हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अब हम अपने रिपोर्टर की एक रिपोर्ट आपको वहां से दिखाते हैं, जो आपको यह बताएंगे कि वहां पर इस तरह की जो दुर्घटना आज की हुई है वहां के हालात क्या हैं और इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में, मुंबई में, देश के कहीं पर बैठे बैठे रिपोर्टिंग करना या कुछ बता देना बहुत आसान काम है, लेकिन आपको सही बात वो व्यक्ति बता सकता है जिसने ये सब कुछ देखा है, जो वहां रहता है और जो वहां का डोमेन एक्सपर्ट है। इसलिए अब अंकित शर्मा हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने हमें क्या रिपोर्ट भेजी है, आप ये देखिए। 2013 से लेकर 2022 तक 7 इस तरह के हादसे हुए हैं, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जहां एक तरफ कम्युनिकेशंस और एविएशन सेक्टर उत्तराखंड में तरक्की कर रहा है, नए हेलीपैड बन रहे हैं, नए मॉडल के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, वहीं इस तरह के हादसे सवाल पैदा कर रहे हैं। राज्य सरकार को इस समय जांच करने की जरूरत है। क्या हेलीकॉप्टर के मानक होते हैं? जिस तरीके से 2013 आपदा के बाद लगातार हेलीकॉप्टर कंपनियां यहां केदारनाथ में अपना बिजनेस बढ़ा रही हैं, वहीं डीजीसीए और यूकाडा को इसमें जांच करने की आवश्यकता है कि इतने हाई ऑल्टीट्यूड पर क्या इस तरीके के हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं और खराब मौसम में
क्या हेलीकॉप्टर सेवाएं जारी रखनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून में जिस तरीके से हेलीकॉप्टर सेवाएं बंद कर दी गई थी और अब क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है और समय से पहले बर्फबारी और बारिश दोबारा शुरू हो गई है, तो क्या इसमें जांच की जानी चाहिए कि क्या बर्फबारी से पहले जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चल रही थी उनको नहीं रोकना चाहिए था। जो वेदर सिस्टम्स हैं उनमें भी जांच की केदारनाथ में आज जो हेलीकॉप्टर गिरा वो बेल 407 मॉडल का था, इस कंपनी का था और इसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है। ये एक 6 सीटर हेलीकॉप्टर होता है जो आसमान में लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये एक हल्का हेलीकॉप्टर माना जाता है जो गर्म और ऊंचाई वाली जगहों पर उड़ सकता है और इस कंपनी का दावा है कि ये 13,550 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। लेकिन आज ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इस दुर्घटना के बाद कई सवाल हैं, क्योंकि जांच का आदेश तो दे दिया गया है और जांच के बाद पता चलेगा कि हादसा क्यों हुआ। ऐसे रटे रटाए बयान हर हादसे के बाद हम सबको सुनने को मिलते ही हैं, लेकिन हमारे पास आज कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, जब मौसम खराब था, बर्फ पड़ रही थी, चारों तरफ घना कोहरा था, तब भी हेलीकॉप्टर कैसे उड़ा? दूसरा सवाल, क्या हेलीकॉप्टर कंपनियों की मनमानी ने इन 7 लोगों की जान ले ली? इन प्राइवेट कंपनियों को हर हाल में हेलीकॉप्टर उड़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। केदारनाथ में मॉनसून में हेलीकॉप्टर सेवा रोक दी जाती है और बाद में थोड़ा मौसम खुलते ही ये हेलीकॉप्टर कंपनियां अपने बैकलॉग को पूरा करने के लिए, अपने नुकसान की भरपाई के लिए सारे नियम ताक पर रख देती हैं। तीसरा सवाल, इस हादसे के लिए उत्तराखंड एविएशन विभाग और डीजीसीए की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं, जिन्हें केदारनाथ में मन मर्जी से चल रही इन प्राइवेट कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए थी? चौथा सवाल, क्या पायलट के पास मौसम को लेकर सही जानकारी थी या नहीं, या उसने कंपनी के दबाव में हेलीकॉप्टर को उड़ाया? और पांचवा सवाल, क्या आज की दुर्घटना को रोका जा सकता था? कड़वा सच यह है कि हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियों को श्रद्धालुओं की भारी संख्या के रूप में मुनाफा कमाने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है और कई बार इन छोटी यात्राओं में तय यात्रियों से ज्यादा यात्री बैठाए जाते हैं, यानी ओवरलोडिंग भी कर ली जाती है। हेलीकॉप्टर के फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने में भी अक्सर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं। डीजीसीए एडवाइजरी जारी करता है लेकिन होता कुछ नहीं। कोई नहीं जानता कि इन हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस कैसे होती है, इन्हें उड़ाने वाले पायलट्स कितने क्वालिफाइड हैं, कितने अनुभवी हैं। पिछले 31 मई को ही केदारनाथ के हेलीपैड पर जब एक हेलीकॉप्टर उतर रहा था तो वह अचानक जमीन से टकरा गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर 270 डिग्री तक मुड़ गया और उसने बहुत खतरनाक तरीके से लैंडिंग की। इस हादसे के बाद डीजीसीए ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी। देखिए, वो तस्वीर भी हमने आज आपके लिए निकाली है। आप देखिए कैसे ये हेलीकॉप्टर लैंड किया। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि केदारनाथ हेलीपैड पर लैंडिंग के समय पायलट खासतौर पर सावधानी बरतें। अगर क्रॉस विंड या टेल विंड तय मानकों से ज्यादा है तो उन्हें सभी तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। इस स्थिति में लैंडिंग को कैंसिल करके बेस पर लौट जाना चाहिए। लेकिन ऐसी एडवाइजरी को हेलीकॉप्टर कंपनियां शायद कूड़े के डब्बे में फेंक देती हैं। और यह हाल तब है जब 2013 से लेकर अब तक अकेले केदारनाथ घाटी में ही 7 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं और आज भी पायलट ने कंट्रोल रूम को यह जानकारी दी थी कि मौसम खराब है और उसे वापस लौटना होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम आपको बताते हैं कि सामान्य तौर पर हेलीकॉप्टर हादसे की मुख्य वजहें क्या होती हैं। आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स इतने क्रैश होते क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह होती है खराब मौसम। खराब मौसम में आकाशीय भटकाव यानी स्पेशल डिसओरिएंटेशन जैसी स्थिति बन जाती है, जिससे पायलट जमीन या कुछ पॉइंट्स पर हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, उसकी स्थिति और हवा की गति का सही तरह से अंदाजा नहीं लगा पाता। विजिबिलिटी की कमी की वजह से भी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इसके अलावा हवा की रफ्तार को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तेज हवा भी हेलीकॉप्टर की उड़ान को काफी प्रभावित करती है क्योंकि वो इसे धकेलती है, जिससे हेलीकॉप्टर का नियंत्रण कई बार बिगड़ जाता है। ज्यादातर हेलीकॉप्टर क्रैश इंजन फेल होने की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रिकल उपकरणों की गड़बड़ी से हेलीकॉप्टर्स में सबसे ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं और केदारनाथ में इस समय जितनी प्राइवेट कंपनियों के हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं उनके बारे में एक बात कही जा रही है कि वो सभी सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि केदारनाथ घाटी को सबसे सकरी घाटी माना जाता है
और वहां मौसम भी कई बार बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। लेकिन यहां उड़ने वाले हेलीकॉप्टर्स को लेकर कोई गाइडलाइंस है भी या नहीं, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है। इस केस में एक्चुअली क्या हुआ है कि इस जहाज जो है बेल 407, इसकी कैपेसिटी 7 पैसेंजर्स की है, पायलट प्लस 6 पैसेंजर। ये एक फुल लोडिंग की कॉन्फ़िगरेशन है और उस लेवल पे जब आप फुल लोडिंग पे आप फ्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजर्व पावर होती है वो बहुत कम रह जाती है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन आए जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पावर देने की जरूरत होगी तो पायलट को बहुत डिफिकल्टी होगी और कई बार हो सकता है कि आपके पास पावर अवेलेबल ही नहीं हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कॉम्बिनेशन सिचुएशन बैठी। पहली चीज की एयरक्राफ्ट फुली लोडेड था, दूसरा वेदर बहुत खराब था, क्लाउडिंग बहुत था, बारिश हो रही थी और उसके अलावा उसके बाद रिजर्व पावर की भी बहुत कमी थी, जिसकी वजह से अगर वो चाहता भी तो भी शायद वो उस एक्सीडेंट को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये हेलीकॉप्टर यात्रा बहुत जोखिम से भरी होती है, खास तौर पर जहां पहाड़ी इलाका हो, मौसम अक्सर खराब रहता हो और यात्रियों की जबरदस्त भीड़ हो। ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि हेलीकॉप्टर यात्रा से पहले आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि आप भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, समय की आपके पास कमी है, आप पैदल जाना नहीं चाहते, पैदल यात्रा नहीं करना चाहते, एक हफ्ता लगाना नहीं चाहते। इसलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हेलीकॉप्टर की यात्रा इतनी सस्ती है, 4-5 हज़ार रुपये देकर अगर आप आगे जा सकते हैं तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। लेकिन अब आपको सावधान हो जाना चाहिए और आपके जीवन की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है। तो पहली सावधानी तो यह है कि आप खुद भी खराब मौसम का आकलन जरूर करें। यदि हवा बहुत तेज है, बहुत ज्यादा धुंध आपको दिखाई दे रही है, बर्फ पड़ रही है, बरसात हो रही है, तो आपको खुद भी ऐसी यात्रा से बचना चाहिए, चाहे हेलीकॉप्टर कंपनी या आपका पायलट कुछ भी कहे। हेलीकॉप्टर कंपनी का सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड आपको हमेशा जांच कर लेना चाहिए इससे पहले कि आप उस हेलीकॉप्टर में बैठें। वो किस कंपनी और किस मॉडल के हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रही है, वो कितना पुराना है, ये सब आपको जानने का अधिकार भी है और आपको जानना जरूर चाहिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी जानकारी है। और आजकल तो आप जानते हैं इंटरनेट का जमाना है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप इंटरनेट पर दुनिया भर के बारे में अलग अलग जानकारियां खोजते रहते हैं। लेकिन क्या आप अपनी जान के लिए ये सारी जानकारी हासिल नहीं कर सकते? मिनटों में आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पर। और आखिरी बात यह कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि ऐसी जगहों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही हो रही है जैसा कि यहां इन पॉइंट्स पर होती है, यहां पर हमने आज कई लोगों से बात की और लोगों ने बताया कि काफी भ्रष्टाचार वहां पर होता है, लापरवाही बहुत ज्यादा है। तो अगर ऐसी लापरवाही आपको देखने को मिल रही है तो चुप मत बैठिए, तुरंत रिपोर्ट कीजिए। और आज हम आपको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के शिकायत अधिकारी का एक ईमेल एड्रेस दे रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आप शिकायत कर सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए हम इसे अपनी स्क्रीन पर रखेंगे ताकि आप इसे नोट कर सकें। और अगर आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार है, लापरवाही है, सुरक्षा की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है, तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, आपको शिकायत जरूर करनी चाहिए। अभी जो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर्स वहाँ फ्लाई कर रहे हैं वो भी सेफ्टी मानक पूरा करने के बाद ही फ्लाई करते हैं। इसमें कोई भी ऐसे अनसेफ मिशन की वजह से दुर्घटना हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम अभी इंक्वायरी के बाद देखेंगे। अदरवाइज जो है अभी तक का जो है इतने सारा फ्लाइंग हुआ है, कोई सेफ्टी मिशन को लेकर के कुछ हुआ नहीं है। आज जिस गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, 2 साल पहले उसी गरुड़ चट्टी पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, योग और साधना की थी। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अब केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और 21 अक्टूबर को वो केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं और केदारनाथ धाम में वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से वहां पर कैसे एटीवी वाहन पहुंचाए जा रहे हैं। ये वही वाहन है जिनमें सवार होकर प्रधानमंत्री केदारपुरी का दौरा करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम का ये 6ठा दौरा होगा जहां वो पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे और
आप देख सकते हैं कि कैसे तैयारियां हो रही हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। उनकी गाड़ी इसी चिनूक हेलीकॉप्टर में लोड करके वहां पर पहुंचाई जा रही है, जो कि अभी हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया। देखिए ये तस्वीर आप देखिए। हम आपसे ये कहें कि आप जमीन पर भी उतने ही असुरक्षित हैं, तब आप क्या करेंगे? आज हम आपके लिए देश की सड़कों में गड्ढों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम आपको केंद्रीय सड़क मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुनवाना चाहते हैं। नितिन गडकरी मुंबई के नरीमन पॉइंट को सीधे दिल्ली से जोड़ना चाहते हैं और वो एक ऐसी सड़क बनाना चाहते हैं जिससे 12 घंटे के अंदर आप सड़क मार्ग से दिल्ली से सीधे मुंबई पहुंच जाएं। दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में, और यह है नितिन गडकरी का सपना। देखिए आप भी। Delhi is taking from Nariman Point to Delhi with 12 hours. And actually, केंद्रीय परिवहन मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी ने शानदार काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो देश के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, बहुत काम किया है, सपने भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े देख के रखे हैं भारत के लिए। लेकिन हमारे देश की जो सच्चाई है वो असल में कुछ और कह रही है। सरकार टोल टैक्स के नाम पर लोगों से एक साल में लगभग 9,740 करोड़ रुपए वसूलती है। उनमें से आप भी लोग जरूर होंगे शामिल। आपने भी कभी ना कभी टोल टैक्स जरूर दिया होगा या हर हफ्ते हर महीने देते भी होंगे। लेकिन देश में नेशनल हाईवेज की हालत कैसी है, आज आपके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं, आप भी देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली से जयपुर जाने वाला जो हाईवे है, गुड़गांव से जयपुर जाने वाला हाईवे, उसकी तस्वीरें हैं। देश के तीसरे सबसे बड़े नेशनल हाईवे जिसे हम कहते हैं NH-48, जिसे आम भाषा में जयपुर हाईवे भी कहते हैं, ये उसकी तस्वीर है। ये नेशनल हाईवे करीब 2800 किलोमीटर लंबा है और ये देश के दो बड़े शहरों दिल्ली और चेन्नई को जोड़ता है। देश के 7 राज्यों यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से होता हुआ ये नेशनल हाईवे गुजरता है। आप देखिए नक्शे पर कैसे जाता है। लेकिन गुरुग्राम से जयपुर के बीच 224 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को आप मौत का हाईवे भी कह सकते हैं। भारत में हर साल आतंकवाद से जितने लोग नहीं मरते, उससे ज्यादा गुरुग्राम और जयपुर के बीच इस हाईवे पर मारे जाते हैं दुर्घटनाओं में। इस हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हैं। बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और घंटों तक जैम लगा रहता है। टोल के बावजूद भी मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे पे भी बहुत अच्छे अच्छे गड्ढे हैं, कुछ 1-1 फीट 1.5 फीट के, जिनमें गाड़ी अगर चलेगी तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा और खतरा भी हो सकता है। और समस्या यही होती है जी, गड्ढे ज़्यादा भयंकर हो पड़े हैं, गाड़ी फंस जाती है, पटा वटा टूट जाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। सर समस्याएं काफ़ी हैं। रोड देख रहे हैं आप, टोल के बावजूद भी ये सारा रोड टूटा हुआ है, गाड़ी का नुकसान हो जाता है, बहुत सी सारी दिक्कतें हैं। तो रोज का मतलब रोज का आना जाना है इस रोड से आपका? हाँ जी, रोज नहीं है, कभी कभार है, बट अवॉइड कर देते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं। सारे रोड टूट रहे हैं, यहाँ से भी पाली वाला भी जो है, सारे टूट रहे हैं, रोड बेकार है। ये जितने लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हर रोज टोल टैक्स देकर इस हाईवे पर जाते हैं। NH-48 की यह हालत तब है जब इस हाईवे पर पिछले 13 वर्षों में इसकी कुल लागत से 173% ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा चुका है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक NH-48 बनाने में कुल मिलाकर 3678 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 2009 से 2021 के बीच इस नेशनल हाईवे पर 6384 करोड़ रुपए का टोल टैक्स लोगों से, आप जैसे आम लोगों से वसूला जा चुका है। यानी टैक्स वसूलने के मामले में ये टोल कंपनियां बहुत आगे हैं, लेकिन रखरखाव और मरम्मत के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनियों को टोल टैक्स वसूलने की इजाजत हाईवे बनने से पहले ही मिल जाती है। यानी हाईवे तो बना नहीं, टोल टैक्स पहले शुरू हो जाता है। वर्ष 2009 में जयपुर से गुरुग्राम तक
4 लेन सड़क को 6 लेन बनाने का काम शुरू हुआ था और इसे वर्ष 2011 तक पूरा हो जाना था, लेकिन टोल कंपनी को काम पूरा होने से पहले ही अप्रैल 2009 से ही टोल वसूलने की इजाजत मिल गई। वहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा 2011 में होना था, लेकिन कई बार डेडलाइंस बढ़ाए जाने के बावजूद आज तक यह काम पूरा नहीं हुआ है। सोचिए, और हम बिना काम पूरा हुए, बिना सड़क बने टोल टैक्स देते जा रहे हैं। यानी आपने टैक्स तो ले लिया लेकिन सड़क नहीं दी। इस हाईवे को गड्ढों का हाईवे कह सकते हैं आप। बावजूद इसके यात्रियों की जेब काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जयपुर से शाहजहांपुर तक 154 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 3 जगहों पर टैक्स वसूली होती है। कार से इन तीनों जगहों से गुजरने पर कुल मिलाकर आपको 295 रुपए टोल के तौर पर देने होते हैं, लगभग 300 रुपए। वहीं जो भारी वाहन है उन्हें टोल टैक्स के रूप में 1655 रुपए तक देने होते हैं, 1650 रुपए एक बार के। लेकिन गाड़ी कमाई के आपके पैसे के बदले आपको क्या मिलता है? सिर्फ गड्ढे। जहां मेन नेशनल हाईवे की सड़कों की हालत खराब है, तो वहीं अगर बात करें इसकी सर्विस लेन्स की तो हालत और भी ज्यादा बदतर है। जहां बारिश से पहले सड़कों की हालत पहले से ही खराब रही है, तो बारिश के बाद और सड़कें खराब हो चली है, जिसके चलते सभी वाहनों को जो इस रोड से जाते हैं उन्हें ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ती है, खास तौर पर अगर जरा सी भी बरसात इस हाईवे के आसपास हो जाए। ये तो सिर्फ एक हाईवे की बात है, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसी हालत सिर्फ एक हाईवे की है, बाकी तमाम हाईवेज की भी हालत कुछ ऐसी ही है। अब आपको देश के कुछ और नेशनल हाईवेज के बारे में बताते हैं जिनकी हालत भी उतनी ही खराब है। नेशनल हाईवे 75 NH75 ये राष्ट्रीय राजमार्ग कर्नाटक से तमिलनाडु को जोड़ता है, लेकिन मंगलुरु से बेंगलुरु को जोड़ने वाली सड़क में आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे। देखिए, NH227L ये नेशनल हाईवे बिहार में है। मधुबनी के बासोपट्टी में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बेहद खराब है। ये सड़क 20 वर्षों से ऐसे ही बदहाल है। लोग हर दिन इस नेशनल हाईवे पर जैम में फंसे रहते हैं, लेकिन सड़क से गड्ढे हटे नहीं हैं। अब अगला हाईवे देखिए, NH169A ये नेशनल हाईवे कर्नाटक में है और ये उडुपी को तीर्थहल्ली से जोड़ता है, और इस नेशनल हाईवे में भी आपको जगह जगह गड्ढे देखने को मिलेंगे। हर साल नेशनल हाईवेज की मरम्मत और रखरखाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सरकारी कागजों में इन हाईवेज की हालत बहुत अच्छी बताई जाती है, लेकिन सच्चाई गड्ढों से भरी हुई है। हर साल खराब सड़कों की वजह से होने वाले सड़क हादसों में हमारे देश में हजारों लोग मारे जाते हैं। वर्ष 2018-19 में कोविड से पहले नेशनल हाईवेज के रखरखाव पर करीब 2654 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसी साल सड़कों पर गड्ढों की वजह से 2140 लोगों की मौत भी हुई थी। ये हालत सिर्फ नेशनल हाईवेज की नहीं, बड़े बड़े शहरों की सड़कें भी खराब हैं। देश का IT हब माने जाने वाले बेंगलुरु की सड़कों की अब ये तस्वीरें देखिए। इस सड़क पर 1 किलोमीटर की सड़क में 50 से भी ज्यादा गड्ढे हैं। बेंगलुरु में सोमवार को सड़क पर इन्हीं गड्ढों की वजह से एक 50 साल की महिला स्कूटी से गिर गई, जिसके बाद वो एक तेज रफ्तार से आ रही बस की चपेट में आ गई और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, लेकिन सड़कों की हालत आपको हर जगह एक जैसी ही दिखाई देगी। मुंबई से लेकर बेंगलुरु और बेंगलुरु से लेकर वाराणसी तक लोग ऐसे ही खराब सड़कों से परेशान हैं। हम लोग तो कहते एकदम थक गए हैं एकदम थक गए हैं। हम कहेंगे तो आपको इसका लिखा पढ़ी भी जो किए हम लोग एप्लीकेशन दिए वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ताकि आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ रोज पलटती है, रोज टोटो पलटता है, कभी ऑटो पलटता है, कभी टोटो पलटता है। कि ये रोड ऐसा है रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है
और सारे अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको क्या दिखाई नहीं देता। जब वीवीआईपी आएंगे तो केवल रोड चिपका के अलकतरा लगा के चले जाएंगे, फिर उसी तरह हो। सड़क भले ही खराब हो, लेकिन वाहन खरीदते समय सरकार आपसे रोड टैक्स जरूर वसूलती है, शायद आपको पता होगा। उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली जैसे शहर में एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं तो आपको रोड टैक्स के तौर पर करीब 80,000 रुपए देने होते हैं। 20 साल का रोड टैक्स सरकार आपसे पहले ही ले लेती है। और रोड टैक्स तो ले लिया, लेकिन रोड कहां है? आपने देख लिया कि सड़कें किस तरह बदहाल हैं, लेकिन इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है? अब आपको हम कुछ नए आइडिया बताना चाहते हैं कि होना क्या चाहिए। आज एक सुझाव हम दे रहे हैं सरकार को भी और लोगों को भी। हर सड़क पर जो टोल कंपनी सड़क को बना रही है, उस सड़क पर उस कंपनी का नाम होना चाहिए जिसने उस सड़क को बनाया है, और उस कंपनी का फोन नंबर होना चाहिए, उसके अधिकारी का फोन नंबर होना चाहिए, जिस नंबर पर लोग इस कंपनी को शिकायत कर सकें अगर कहीं भी गड्ढा है तो। इसके साथ ही देश में जितनी भी सड़कें हैं उनके रखरखाव की जिम्मेदारी जिस सरकारी अधिकारी की है, उस सरकारी अधिकारी का नाम और उस सरकारी अधिकारी का नंबर भी उस सड़क पर लिखा होना चाहिए, ताकि जब भी आप वहां निकलें और आपने सड़क को टूटा हुआ देखा तो आप तुरंत उस नंबर पर फोन करके शिकायत कर सकें और उसे ठीक करवा सकें। आपने ये तो देख लिया कि आप ना तो हवा में सुरक्षित हैं और ना जमीन पर। अब बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जहां अच्छे एक्सप्रेसवे हैं भी, कुछ जगह ऐसी हैं जहां अभी नए नवेले अच्छे शानदार एक्सप्रेसवेज बने हैं, वहां पर अभी कोई गड्ढे नहीं है, थोड़े दिन के बाद हो जाएंगे, जहां आप सुकून से गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन वहां पर भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लेते हैं। मतलब वो ऐसे आधुनिक एक्सप्रेसवेज पर गाड़ी नहीं बल्कि हवाई जहाज चलाना चाहते हैं। पिछले शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर एक BMW कार ट्रक से टकरा गई थी और इसमें सवार 4 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस समय दुर्घटना हुई उस समय कार में सवार जो एक व्यक्ति है, इन 4 में से एक, वो फेसबुक लाइव कर रहा था। वो 100 की गति से दौड़ रही कार को 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्य रखा था कि 300 किलोमीटर की स्पीड को टच करेंगे। और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब ये उस कार को दौड़ा रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ देखिए। तीन 300 की स्पीड को ये टच करना चाहते थे। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये कार दौड़ रही थी और तब ये इस ट्रक से टकराई, और क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। इस दुर्घटना के कई सबक हैं जिन्हें आज सबको समझना चाहिए, लेकिन उससे पहले फेसबुक लाइव के दौरान इन चारों के बीच क्या बातचीत हो रही थी वो आप सुन लीजिए। चारों मरेंगे। एक मिनट शांति। देखिए ले लिया है, शांति रहो। हाँ शांति रहो तभी चला पाएंगे ना। गाना चला देते हैं। गाने नहीं गाने ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चल भी नहीं करेगा। चल जाएगा। हमारा आज कनेक्ट करना मोबाइल लो, स्ट्रेट मिलेगा तभी चला पाएंगे। हाँ तो मोबाइल लो तो कनेक्ट कर दे। रुक जो तो मोबाइल कनेक्ट करना, स्ट्रेट कीजिएगा, दूर देना। क्या स्पीड आ रहा है ना? आ रहा है, अभी आ गया है 300 आ गया है। 130 है इसके लिए भी तो 200 पार करना है। स्पीड में 300 पहुंचा देगा ठिकाना पे। खाली कनेक्ट तो कर। सीट बेल्ट लगा लीजिए जी। सीट बेल्ट लगा दीजिए, अपना भी सीट बेल्ट लगा लीजिए। लंबा दिखेगा तभी खींचेगा। आपने सुना, कार में सवार एक व्यक्ति स्पीड को 300 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंचाने को कह रहा है। जिस समय दुर्घटना हुई उस समय कार की रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। दुर्घटना से पहले इन चारों में से किसी ने यह भी कहा कि चारों मरेंगे, और दुर्भाग्य से यही हुआ। लेकिन क्या यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना है या सिर्फ एक दुर्भाग्य मानी जाएगी? आपने ये भी देखा होगा, हमारे देश में जब लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं तो उनके परिवार वाले ज्यादातर ये कहते हैं कि किस्मत ही खराब थी, ये दुर्भाग्य था।
लेकिन ये दुर्भाग्य नहीं है। ये कहानी हमारे देश में तेजी से बन रहे शानदार हाईवेज पर अपनी कार को हवाई जहाज बनाने के इच्छुक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। पहला सबक ये कि पढ़ा लिखा होने और समझदार होने में फर्क है। दुर्घटना के समय आनंद प्रकाश नाम का जो व्यक्ति था वो गाड़ी चला रहा था और आनंद प्रकाश पेशे से एक डॉक्टर था। पढ़ाई लिखाई में तो कोई कमी नहीं है। उनके साथ बैठे दीपक कुमार इंजीनियर थे और दीपक ने ही फेसबुक लाइव शुरू किया। बाकी दोनों लोग भी संपन्न परिवारों के थे, पढ़े लिखे लोग थे। दूसरा सबक यह कि अपने अंदाज से नायक बनने का शौक अच्छी बात है, लेकिन नियम कानून को ताक पर रखकर जिंदगी से खेलना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। कार की स्पीड बढ़ाते हुए फेसबुक लाइव पर लोगों को यह सब दिखाने का मतलब है कि चारों को दुनिया को यह जताना था कि वो कितने बहादुर हैं, वो कितने कूल हैं, वो कितने बड़े हीरो हैं। और वो ऐसा समझ रहे थे कि शायद हमारा समाज ऐसे ही लोगों को नायक मानता है। तीसरा सबक यह कि ओवर स्पीडिंग यानी तय सीमा से तेज गाड़ी चलाने में रोमांच जरूर हो सकता है, लेकिन स्थिति कब आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से BMW में सवार एक व्यक्ति ने कहा कि चारों मरेंगे और उसकी भविष्यवाणी देखिए कैसे सच हो गई। कल्पना कीजिए अगर 230 की रफ्तार से दौड़ती BMW कार किसी ट्रक से नहीं बल्कि किसी छोटी कार से टकराई होती, तब क्या होता? उस छोटी कार में भी बैठने वाला कोई भी व्यक्ति शायद न बचता। और उनकी कोई गलती नहीं, यानी आपके रोमांच के शौक के कारण दूसरों की जान भी जा सकती है और किसी की जान लेने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं है। चौथा सबक आपने कई बार साइन बोर्ड्स में पढ़ा होगा। दुर्घटना से देर भली, किस हाईवे पर आगे क्या गतिरोध होगा यह अनुमान कई बार लगाना मुश्किल होता है। फिर दुर्घटना के कई कारण होते हैं। उदाहरण के लिए कार के सामने अचानक कोई जानवर आ जाए तो दुर्घटना हो सकती है। स्पीड जितनी ज्यादा होगी संभलने का मौका उतना ही कम मिलेगा। सरकार यदि ओवर स्पीडिंग के मामले में तुरंत चालान और लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम उठाए तो लोगों में डर पैदा हो सकता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा भी नहीं होता। सच यह है कि कानून का पालन और उन्हें लागू करना दोनों ही यहां मुश्किल है। किसी और देश में अगर यह हुआ होता तो इन चारों को इतनी स्पीड पर गाड़ी चलाने के लिए वहीं कुछ किलोमीटर के बाद ही रोक लिया गया होता, इन पर भारी जुर्माना होता, इनका लाइसेंस रद्द हो जाता और शायद इन्हें जेल में डाल दिया जाता। लेकिन ये जानते थे कि भारत में इन्हें रोकने वाला कोई नहीं, और रोकता भी अगर कोई तो ये रिश्वत देकर छूट जाते, यानी कानून का डर नहीं। जैसे जैसे हमारे देश में बड़े और शानदार हाईवेज बन रहे हैं और हमारे देश में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की शानदार गाड़ियां आ रही हैं, वैसे वैसे ही दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। आपने ये देखा होगा कि हमारे देश में संपन्नता जैसे आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है। हमने तीर्थ स्थानों पर हेलीकॉप्टर तो लगा दिए, लेकिन हेलीकॉप्टर सुरक्षित उड़ेंगे या नहीं ये हम तय नहीं कर पा रहे। हमने हाईवेज तो बना दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हमारे देश के बाजारों में बिकने लगी, लेकिन उन गाड़ियों से सुरक्षित कैसे चलेंगे ये हम नहीं जानते। हमारे देश के लोगों को यह पता नहीं है कि इतने शानदार हाईवेज का इस्तेमाल कैसे करना है, इतनी शानदार गाड़ियों का इस्तेमाल कैसे करना है। अनुशासन नहीं है। वर्ष 2000 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या लगभग 79,000 थी, जबकि अब हर साल औसतन 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हुआ है, देश की सड़कें भी ज्यादा बनी है, ज्यादा एक्सप्रेसवे बन गए, ज्यादा हाईवेज बन गए, लेकिन दुर्घटनाएं भी उतनी ही ज्यादा हो रही हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, समय बचाने के लिए बनाए जाते हैं, जान गंवाने के लिए नहीं। लेकिन हमारे देश में हर बार यही होता है, जब भी हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, नई सुविधाएं लाते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाते हैं, तो उसका दुरुपयोग उससे पहले ही शुरू हो जाता है। एक सबक यह भी है कि समाज में नियम और अनुशासन पर जागरूकता की बहुत कमी है, जिस पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के बारे में आपको बताते हैं, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं दिल्ली में रहने वाले 41 साल के राम कुमार की। दुर्भाग्य से राम कुमार अपने पैरों पर चल नहीं सकते क्योंकि वो एक दिव्यांग है। बिहार से जब वो दिल्ली आए तब कई बार ऐसे मौके आए उनके जीवन में जब उनका स्वाभिमान
कुचला गया, उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई गई, उन्हें ताने मारे गए और उनसे वापस बिहार लौटने को कहा गया। राम कुमार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उस समय अपमान सहकर भी वो दिल्ली में रहे और जैसे तैसे उन्होंने अपना गुजारा किया। लेकिन एक दिन उनके स्वाभिमान ने कहा कि वो जिंदगी ऐसे नहीं जी सकते। उन्होंने इस सिस्टम से लड़ाई लड़कर अपने लिए एक टेलीफोन बूथ हासिल किया और अब वो अपने जैसे दूसरे दिव्यांग साथियों को भी इस तरह के टेलीफोन बूथ दिलाने में और इस तरह का रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। इकतालीस वर्ष के राम कुमार जब बिहार के मधुबनी से दिल्ली आए थे, तब उन्हें लगा कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। वो दिव्यांग हैं और उन्हें लगता था कि वो किसी सरकारी योजना का लाभ उठाकर अपना काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा लोगों ने उन्हें दुत्कारा, अपमानित किया और वापस घर लौटने को कहा। मैं अपना हक लेने के लिए बहुत दर की ठोकरें खाया, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस, उसमें मुझे बहुत सारे धमकियां मिली। पैसे दे करके मुझे हटाने के लिए चाहा जी, कई हैंडीकैप के एग्जाम्पल दिया। मैंने अपना नहीं छोड़ा कि मैं अपना हक लेके ही छोड़ूंगा। जब किसी ने मदद नहीं की तो राम कुमार ने बिडनापुरा में चाय की स्टॉल लगाई, लेकिन कभी पुलिस वाले स्टॉल तोड़ देते तो कभी एमसीडी के अधिकारी दुकान बंद करा जाते। राम कुमार को पता चला कि दिव्यांग लोगों को एमसीडी टेलीफोन बूथ खोलने में मदद करती है, लेकिन जब सारे कागज लेकर उन्होंने कोशिश की तो पता चला कि सभी बूथ माफिया के कब्जे में है और बिना मोटी रिश्वत दिए काम नहीं हो सकता। लेकिन राम को एक बात समझ में आ गई कि अगर वो सफल हो गए तो वो अपने जैसे कई लोगों के लिए मददगार बन सकते हैं। वो तमाम अधिकारियों के पास गए, सिस्टम से लड़े और आखिरकार बूथ अलॉट करा लिया। खुलासा करके लाया, इसके लिए लड़ाई FIR में मेंशन है थाने की तरफ से। और अब वो दूसरे दिव्यांगों को भी बूथ दिलाने में मदद करते हैं। मैंने अपनी कसम खा लिया, ठान लिया कि जीऊंगा तो अपने जैसा भाई के लिए जीऊंगा, उसके लिए कुछ करूंगा। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि ये माफिया के पीछे, बूथ माफिया के पीछे ये अपने एक विकलांग होकर के इतने टाइम से ये लड़ रहे हैं और जो कि कितने जनों को इन्होंने बूथ दिलवाया भी है। राम कुमार के स्वाभिमान ने उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दिए और अब उनका एक ही संदेश है, वो ये कि दिव्यांग दया के पात्र नहीं, वो अपने दम पर जीना चाहते हैं। आप उन्हें अपमानित मत करिए, हो सके तो राह दिखाने में थोड़ी मदद करिए। राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। ये जो अभियान हमने शुरू किया है ये आपके स्वाभिमान के लिए ही किया है और अगर आपका कोई सुझाव है, आपके पास भी कोई कहानी है हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं 8657900895। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप वीडियो बनाइए और यहां भेज दीजिए। क्या खुशी है भाई मुझ में चमकी, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। बोलो जी, ये लोग कांप क्यों रहे हैं? इनको ठंड लग रही है, लेकिन हम क्यों नहीं कांप रहे? हमने लक्स स्कॉच वूल पहना है। बोलो जी, शाबाश। चाचू, आपको पसीने क्यों आ रहे हैं? लक्स स्कॉच वूल दे, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। लक्स स्कॉच वूल दे, सर्दी में भी गर्मी का एहसास। चाचू। वर्ष 1871 में आज ही के दिन फादर ऑफ द कंप्यूटर कहे जाने वाले चार्ल्स बैबेज का निधन हुआ था। चार्ल्स बैबेज ब्रिटिश मैथमेटिशियन और एक इंजीनियर थे जिन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। चार्ल्स बैबेज ने एक ऐसे मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस का आविष्कार किया था जिसे दुनिया का पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। उन्होंने पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर भी डिजाइन किया था और इसे एनालिटिकल इंजन कहा गया, जो आगे चलकर कई जटिल कंप्यूटर डिजाइन्स का आधार बना। वर्ष 1931 में आज ही के दिन महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन का निधन हुआ था। ग्रामोफोन हो या इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, एडिसन के आविष्कार आज भी हर इंसान के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एडिसन ने मोशन पिक्चर कैमरा का भी आविष्कार किया था और 10 साल की उम्र में अपने घर के बेसमेंट में उन्होंने अपनी पहली साइंस लैब तैयार की थी और इसके बाद एडिसन ने 1000 से भी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार किए।
उनके नाम पर अमेरिका में 1093 पेटेंट्स हैं। हिंदी के मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, हमारे मुंह की रोटी अगर कोई छीन ले तो उसके गले में उंगली डालकर उस रोटी को निकालना हमारा धर्म हो जाता है।